हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टाइल मोशन हमारे नीट में आने वाला एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले 2D मोशन के बारे में बात करेंगे कि ये 2D मोशन एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअली में एक 2D मोशन है। ओके, तो पहले 2D मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन। क्या है स्पेशल केस ऑफ 2D मोशन? मतलब हम कई तरीके के 2D मोशन यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उनमें से एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। अच्छा, अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है 1D मोशन। कौन सा मोशन पढ़ा है? 1D मोशन पढ़ा है, जिसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, जैसे यहां पर ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, ओके, या बॉडी जो सिंपली एक वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही थी। ओके, तो अगर हम इसको कोऑर्डिनेट मान लें, दिस इज एक्स मान लें और इसको हमने वाई मान लिया, तो अगर हम यहां पर देखें तो बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इनिशियली यहां पर थी तो थोड़े समय बाद बॉडी यहां आ जाएगी, उसके बाद थोड़े समय बाद यहां आ जाएगी। इसका मतलब जो बॉडी है टाइम के रिस्पेक्ट में केवल और केवल एक्स एक्सिस को चेंज कर रही है, इस एक्सिस पे चल रही है। इसी तरह से हमने एक दूसरा पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। इस मोशन अंडर ग्रेविटी में हमने किया क्या था, हमने जो ऑब्जेक्ट लिया था उसे हमने इस सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका था। ओके, इस सरफेस से ऊपर की तरफ फेंका था। अगेन हम इसको एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको वाई एक्सिस लेते हैं। तो टाइम के रिस्पेक्ट में ये बॉडी या ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद फिर से वो नीचे की तरफ उसको उस पाथ को रिट्रेस कर लेगा। तो इस केस में भी टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, वाई एक्सिस चेंज हो रहा था। इस वाले में केवल एक्स एक्सिस चेंज हो रहा था, इस वाले में केवल वाई एक्सिस चेंज हो रहा था। अच्छा, अब हम इस तरीके के मोशन को पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हमारा एक्स और वाई दोनों एक्सेस साथ साथ चेंज हो। ओके, जैसे मान लीजिए हमारा ये एक्स और वाई एक्सेस, ठीक है, जो एक्स वाई एक्सेस है इसमें हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि ये एक्स वाई एक्सेस फिक्स है, इसको आप रोटेट नहीं करा सकते। उस केस में अगर हमने बॉडी ली और उस बॉडी को कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसको वेलोसिटी दे दी, तो उस केस में अगर बॉडी यहां पर थी तो किसी एक पर्टिकुलर समय पर यहां पर होगी लेट T1 पे, थोड़े समय बाद वो यहां पर होगी T2 पे होगी। तो अगर आप देखें तो यहां पर पर्टिकुलर टाइम T1 के बाद बॉडी ने यहां पर कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स एक्सिस पर, और उसी के साथ साथ उसने वाई एक्सिस पर भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। जबकि इस वाले केस में क्या हो रहा था, टाइम के साथ केवल एक्स एक्सिस पे चेंज डिस्टेंस हो रहा था और यहां पर केवल और केवल वाई, यहां पर एक्स और वाई दोनों साथ साथ चेंज हो रहे थे। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो ये यहां पर चेंज होगा और ये यहां पर चेंज होगा। तो ऐसा मोशन जिसमें एक्स और वाई, ठीक है, दो एक्सेस पे मोशन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, 2D मोशन। तो इस तरीके के मोशन को हम क्या कहेंगे, 2D मोशन। अच्छा, एक और बात, यहां पर हमने आपको बोला कि एक्स और वाई एक्सिस क्या है, फिक्स है, ठीक है। कई बार क्या होता है हम रोटेट कर देते हैं, कई बार हम इसको रोटेट कर देते हैं। जैसे यहां पर मैं बना देता हूं, अगर मैंने ये बॉल को ऐसे फेंका और हमने एक्सिस ऐसे ले ली, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, तो इस केस में दिस इज नॉट अ 2D मोशन, ठीक है, क्योंकि हमने इसको रोटेट करा दिया। मैंने इसको बताने से पहले बता दिया था कि ये फिक्स है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं 2D मोशन, और एक्चुअली में हम इस 2D मोशन के बारे में बात करेंगे इन द केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आगे चलते हैं। 2D मोशन के बारे में आपने समझ लिया कि 2D मोशन क्या होता है। 2D मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्स और वाई टाइम के साथ चेंज हो। अच्छा, अब हम इसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। देखिए, सबसे पहले हमने एक कार ली हुई है। ओके, इस कार में मैंने एक यहां पर होल किया हुआ है और यहां पर एक बॉल दिख रही है। ओके, कार जो है इनिशियली
हमारी रेस्ट पे है। पहली कंडीशन जो है कार हमारी रेस्ट पे है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मान लीजिए ये बॉल को हमने u वेलोसिटी दे दी है, ओके, ऊपर की तरफ, u वेलोसिटी ऊपर की तरफ, और अभी कंडीशन क्या है, कार रेस्ट पे है। तो इस केस में अगर बॉल ऊपर की तरफ जाएगी विद अ वेलोसिटी u और फिर थोड़े समय बाद वो क्या होगी, जैसे यहां तक गई, कुछ समय बाद यहां तक गई और फिर वो नीचे की तरफ आएगी। इसका मतलब क्योंकि ये जो हमारी कार है वो रेस्ट पे है, तो बॉल एज इट इज इसके होल में ही आके गिरेगी। सेकंड केस हमारी कार जो है मोशन में आ गई है और इसमें ये एक यूनिफॉर्म मोशन है और हमने इसको वेलोसिटी v दे दी, पीछे से चल के आ रही थी कहीं से और उसकी वेलोसिटी v है और यूनिफॉर्म है। ओके, अब यहां पर जैसे ही पहुंची हमारी ये मैकेनिक्स ऐसी लगी थी कि इसने बॉल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से छोड़ दिया। ओके, तो आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड हमने यहां से काउंट किया, 10 सेकेंड बाद ये कार यहां पर पहुंच गई। ओके, कार जो पहुंची वो यहां पर पहुंच गई है t इक्वल टू 10 सेकेंड पर। तो हमारी ये जो बॉल है ये कहां गिरनी चाहिए? ओके, क्योंकि यहां पर जैसे ही यहां पहुंची थी ये मैकेनिक्स वर्क की और ये बॉल ऊपर चली गई और हमारी कार ये आगे निकली। तो अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आपको ऐसा फील होगा कि ये वाली बॉल हमारी एज इट इज नीचे की तरफ गिरेगी। ओके, एज इट इज, या आप ये कह सकते हो ये थोड़ा सा यहां पर गिर सकती है, यहां गिर सकती है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ क्लियरिटी के साथ जाओ तो ये बॉल एग्जैक्ट इस होल में ही आके गिरेगी। ओके, इसको हम और समझेंगे। ओके, चलिए इसको समझने के लिए हम दो फिगर्स का हेल्प लेते हैं। ओके, ये पहला फिगर बना हुआ है, इसमें आपको एरोप्लेन दिख रहा है। ये एरोप्लेन एक फ्लडेड एरिया में बिल्कुल स्लोली मूव कर रहा है और इसकी स्पीड u ले ली। ओके, अब फ्लडेड एरिया में जब एरोप्लेन जाता है तो क्या फूड के बॉक्स डाल रहा है। ओके, और जैसे ही ये पहला एक ही इमेज है, उसी को हमने टाइम इंटरवल लिखा है। अगर हम मान लेते हैं इस वाले केस में t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पर इसने एक पैकेट छोड़ा। ओके, और जैसे इसने ये पैकेट छोड़ा तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जैसे इसने पैकेट छोड़ा तो ये पैकेट कहां गिरेगा, ओके, तो आपके मन में ख्याल आएगा कि सर ये पैकेट यहां पर छोड़ा तो ये पैकेट एज इट इज नीचे गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। ठीक है, क्या होगा, देखिए जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, अगर इसके पैकेट के बारे में बात करें तो इस पर एक मास होगा जिसकी वजह से एक फोर्स नीचे लगेगा mg नीचे लगेगा। ओके, और ये mg का g जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी वजह से ये बॉडी नीचे आने लगेगी, लेकिन साथ ही साथ उसके पास एक वेलोसिटी आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज u। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी आ जाएगी u जो कि प्लेन की वेलोसिटी होगी। ओके, और जब आगे बढ़ेंगे हर 5 सेकंड बाद हमने लिखा t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, यहां पर लिखा t इज इक्वल टू 15 सेकेंड और t इज इक्वल टू 20 सेकेंड, टिल उस समय तक जब तक ये पैकेट हमारे सरफेस को टच नहीं कर गया। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस है। तो इसमें हमने ये देखा कि mg तो जैसे आपको मालूम है कि कोई बॉडी आप छोड़ोगे तो mg लग जाएगा, तो mg तो हमेशा लगता रहा, हर जगह mg लग रहा है। ओके, और mg की वजह से क्या हो रहा है, mg की वजह से क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। ओके, लेकिन उसके साथ साथ इसकी एक वेलोसिटी u जो प्लेन की वेलोसिटी है वो एज इट इज उसी डायरेक्शन में लगेगी। इसी वजह से देखिए प्लेन और वो पैकेट हमेशा एक ही किसमें, सीध में है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन जो है वो ये जो u है, ओके, u जो है नॉट अफेक्टेड बाय mg। ओके, जो ये u है वो mg से अफेक्ट नहीं होगा। एक्चुअली में mg, अगर आप mg के बारे में बात करें तो mg
gives vertical motion। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया कि यहां पर जब आपने छोड़ा तो इसमें ग्रेविटी लगी और ये फ्री फॉल हुआ और इसमें वेलोसिटी आने लगेगी। ठीक है, कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, नो डाउट इसकी वेलोसिटी यहां पर जाके बहुत ज्यादा होगी, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी जो भी होगी, हमने मान लिया इसकी वेलोसिटी यहां पर v होगी जब हिट कर रही होगी, ओके, उस पर्टिकुलर समय। तो ये u और v जो अलग अलग जगह पर v होगा, यहाँ पर v1 मान सकते हैं, v2 v3, ठीक है, जो भी होगी वो v को अफेक्ट नहीं करेगी। ओके, मतलब ये u mg से अफेक्टेड नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल जो मोशन है दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय द वर्टिकल मोशन। क्लियर? अच्छा, तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं एक और, ये लिखा हुआ है वर्टिकल मोशन रिमेन अनचेंज। अच्छा, यहां पर हमने किया क्या है इसको समझने। ये आपकी तरह शरारती बच्चा है, ओके, वो यहां पर खड़ा हुआ है, उसने दो बॉल्स को छोड़ा, एक जेड बॉल जिसकी इनिशियल स्पीड 0 उसने एक्चुअली में ड्रॉप कर दिया, तो u इक्वल टू 0। अच्छा, ब्लू वाले को उसने एक वेलोसिटी दे दी u इस डायरेक्शन में। ओके, तो हमने क्या पाया, हमने क्या देखा इसमें, ठीक है, और दोनों एक ही इंस्टेंट पे छोड़े गए हैं। ठीक है, टाइम t इक्वल टू 0, एक ही इंस्टेंट पर एक ने उसने क्या किया, एक बॉल को लीव कर दिया और एक को एक वेलोसिटी से छोड़ दिया। और जब ये किया तब हमने क्या देखा कि दोनों बॉल्स यहां से जब हम नीचे जा रहे थे तो दोनों बॉल्स एक ही वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं। मतलब अगर हम यहाँ पर t इक्वल टू 0 लिख लें पहले वाले के लिए और इसके लिए लिखें t इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे दोनों ने वर्टिकली सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरह से और आगे चले, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर 0 से यहां से 4 सेकेंड, यहां से यहां तक अगेन सेम डिस्टेंस, यहां पर गए, फिर t इक्वल टू 6 सेकेंड पर अगेन सेम डिस्टेंस, t इक्वल टू 8 सेकेंड पर सेम डिस्टेंस, t इक्वल टू 10 सेकेंड पर अगेन सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, डिस्टेंस इन अ वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वर्टिकली हम देख रहे हैं कि इस केस में हमने एक बॉल को तो कोई भी स्पीड या कोई भी वेलोसिटी नहीं दी, या सिंपली आप कह सकते हैं ड्रॉप कर दिया, और दूसरे को हमने एक वेलोसिटी दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जो इसके वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, सो इन दिस केस वी कैन कंक्लूड दैट u नॉट affect the vertical motion। ओके, u ने उसके वर्टिकल मोशन को अफेक्ट नहीं किया। इस u ने जैसा वर्टिकली जा रहा था, क्योंकि इसके पास इस डायरेक्शन में, अगर और समझने की कोशिश करें, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और इसके पास भी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, दोनों के पास वेलोसिटी 0 थी। ओके, तो हमने क्या समझा इस वाले फिगर से, यहां की अंडरस्टैंडिंग से और यहां की अंडरस्टैंडिंग से हमारे पास एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन आया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटीज दे आर नॉट गोइंग टू अफेक्ट ईच अदर। मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप अलग लिख सकते हो, वेलोसिटी और वर्टिकल अलग लिख सकते हो, और दोनों की इक्वेशंस अलग अलग बना सकते हैं। ओके, जो हम अपने आने वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पहले फिगर की तरफ। देखिए क्या हुआ था इसमें, जब ये कार ऐसे मूव करके आ रही थी, ओके, जब ये कार ऐसे मूव करके आ रही थी तो इसके पास जब इसने फायर किया ऊपर की तरफ, इसके पास u वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ थी, लेकिन इसके पास v वेलोसिटी भी आ गई आगे की तरफ, क्योंकि जब कार रन कर रही थी तो इसके पास v वेलोसिटी आ गई। अच्छा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी तो ये v और ये v अफेक्टेड नहीं हुए, और ये जो u वाला है, u वाला पोजीशन, u क्या कर रहा है, u बॉल को ऊपर ले जाएगा और नीचे ले जाएगा, वो इस v को अफेक्ट नहीं करेगा। दैट इज द रीजन कि जब ये यहां पर फॉल करेगा, ओके, एग्जैक्ट उसी पिन पे होल कर पे हिट करेगा और अंदर की तरफ चला जाएगा। क्लियर? ओके, तो यहां पर हमारे दो बातें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज और एक्सीलेशन दोनों ही एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। इसकी वजह से हम दोनों की इक्वेशंस अलग अलग बना सकते हैं। बहुत से बच्चों को यही डाउट रहता है कि सर हॉरिजॉन्टल वाला वर्टिकल को अफेक्ट कर रहा है। नहीं, हॉरिजॉन्टल वाला कभी भी वर्टिकल को अफेक्ट नहीं करेगा और वर्टिकल वाला हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में होता क्या है, इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट को आपने एक वेलोसिटी दे दी u विद एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एक्स एक्सिस है, तो जब आप इसको वेलोसिटी दोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर, मान लीजिए मैंने यहां पर पॉइंट लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां पर ले लिया और एक पॉइंट यहां पर ले लिया। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जो वेलोसिटीज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। कैसे? जैसे यहां पर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, और अगर मैंने इसको O पॉइंट लिया है, इसको मैंने P लिया, इसको मैंने T लिया, इसको Q लिया और इसको S लिया। ओके, तो इस केस में ये जो वेलोसिटी होगी इसको मैं लिख लेता हूं u एट p। इसी तरह से इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस वाले पे वर्टिकल वेलोसिटी कुछ नहीं होगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, मैंने इसको ut लिख दिया। ओके, इसी तरह से इस वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज u। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब देखिए ऐसे केसेस में हमेशा हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज को ब्रेक करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज को ब्रेक करेंगे। देखिए इस वाले पॉइंट पर हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी u sin थीटा। क्लियर हुई बात? क्योंकि यहां पर थीटा एंगल दिया हुआ है, u cos थीटा एंड u sin थीटा। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पर जाएं, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया थीटा p, इसको मैंने लिख दिया थीटा p, तो इस डायरेक्शन में होगा u cos ऑफ थीटा p, up सॉरी up cos थीटा p। इस डायरेक्शन में होगा up sin थीटा p। क्लियर हुई बात? इस डायरेक्शन में up cos थीटा p, इस डायरेक्शन में up sin थीटा p। अच्छा, यहां पर केवल एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो अभी हम इसको ut ही रहते हैं। अभी देखते हैं इसमें हम और क्या डिस्कशन पे करते हैं। अब इस पॉइंट पे आते हैं Q पॉइंट पे। तो Q पॉइंट पर अगर आप समझने की कोशिश करो तो जो हमारा एंगल कुछ बन रहा होगा, यहां से बन रहा होगा, और अगर क्योंकि ये एक ही लाइन पे है, अभी मैं इसको, ठीक है, अच्छा बनना चाहिए, दैट इज मैं इसको ले लेता हूं थीटा ऑफ Q। तो इस डायरेक्शन में आया u q cos थीटा Q, इस डायरेक्शन में आया u q sin थीटा Q। सबसे पहले ये जो मैंने फिगर बनाया है इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहां पर हमने वेलोसिटी u ली थी, इस वाले पॉइंट पर p पॉइंट पर up ली, इस पॉइंट पर ut ली, क्योंकि केवल एक वेलोसिटी है, क्योंकि यहां पर ऊपर वाली वेलोसिटी अगर मैं इसको ऐसे बोलना चाहूं तो ut इस डायरेक्शन में 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि वर्टिकली इस पॉइंट पर मूव नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी केवल है। अच्छा, q पे बात करूं तो दैट इज uq cos थीटा Q। ओके, तो मैंने सही पॉइंट पर वेलोसिटीज लिख ली है। अच्छा, इस पॉइंट पर भी सर लिखना चाहे तो क्या करें? इस पॉइंट पर भी जो यहां पर जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा ऐसे करके, तो यहां पर ये एंगल थीटा बना रहा होगा, और यहां पर बनेगा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में बनेगा u sin थीटा। ओके, और ये u होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात है, बहुत ध्यान से। सबसे पहले हमारा, अगर आप देखो तो इस डायरेक्शन में केवल और केवल हमारे पास क्या हो सकता है? एयर रेजिस्टेंस हो सकता है, और कुछ नहीं होगा, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं दिया, हमने u cos थीटा दिया है, तो हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, आप इस बात को समझो कि x डायरेक्शन में केवल हमारे पास एयर रेजिस्टेंस था और हमने उसको निगलेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। ओके, तो इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, वेलोसिटी इन x
डायरेक्शन इज कांस्टेंट। अच्छा, इसका क्या मतलब है सर? ये वाला पॉइंट बहुत ही क्वेश्चंस में ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं, या ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है u cos थीटा इज इक्वल टू up cos ऑफ थीटा p is equal to ut is equal to uq cos of theta q। सभी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज सेम होंगी। रीजन क्या है कि इसके पास कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट किया गया है और अदर कोई रेजिस्टेंस है नहीं। ओके, तो जनरली हम इसको सिंपली जो हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम लिख देते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। क्या लिखते हैं? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा। अच्छा, तो सर हॉरिजॉन्टल की तो बात हो गई, अब वर्टिकल के बारे में बताओ कुछ। हमको दोनों को अलग अलग ब्रेक करके बात करनी है। अच्छा, वर्टिकल बात करो तो वर्टिकली हमारी जो इनिशियल है वो है u sin थीटा। फिर उसके थोड़े समय बाद जब वो p पे पहुंचा तो वेलोसिटी थी up sin थीटा p। उसके बाद जीरो हुई, उसके बाद फिर नीचे की तरफ हो गई, माइनस में हो गई u q sin थीटा q। अच्छा, ये क्यों हुआ? ये रीजन है इसका ग्रेविटेशन, इसका ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। हमने जो साइन कन्वेंशन यूज किया है वो ऊपर जाने पर पॉजिटिव और हमारे राइट हैंड साइड जाने पर पॉजिटिव लेके चले हैं। ओके, तो ग्रेविटी की वजह से हमारा u sin थीटा का कंपोनेंट, जो ये u sin थीटा है, इस वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये धीमे धीमे करके ये u sin थीटा और फिर ये u p sin थीटा p, ये वैल्यू कम हो गई, यहाँ जीरो हो गई, फिर इसने डायरेक्शन रिवर्स कर लिया और फिर ये यहाँ पर आके भी इसने यहाँ का डायरेक्शन और यहाँ का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। क्लियर हुई बात? एक और इंपॉर्टेंट बात, पहले तो कि जो वर्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये एक लाइन पे है, अगर ये एक लाइन पे है, कहां से? हॉरिजॉन्टल से, जहां पर हमारी सरफेस है, जहां से हमने प्रोजेक्ट किया है, तो उस केस में इफ वी कैन से, यहां पर मैं एक if P and Q points are at same height, सेम हाइट है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो थीटा ऑफ P मैग्नीट्यूड वाइज इज इक्वल टू थीटा ऑफ Q मैग्नीट्यूड वाइज, मतलब केवल मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं। इसी तरह से हम कह सकते हैं UP sin थीटा P इज इक्वल टू UQ sin थीटा Q। एक तो बात ये कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज के बारे में लिखने की कोशिश करें, किसके बारे में लिखने की कोशिश करें? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाले केस में हमारी जो वेलोसिटी आएगी दैट इज u cos थीटा, और जो एक्सीलरेशन आएगा दैट इज जीरो, इसी तरह से वर्टिकल वाले केस में जो आएगा वो आएगा u sin थीटा और एक्सीलरेशन जो आएगा दैट इज -g। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे लिए जो हमें आगे चल के मदद करेंगे अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम स्टार्टिंग में u cos थीटा लेंगे और वर्टिकल के लिए u sin थीटा, एक्सीलरेशन जीरो क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो है और g हमेशा
नीचे की तरफ लगेगा, दैट इज माइनस। ओके, सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी के बारे में। बात करते हैं ट्रांजेक्टरी इक्वेशन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ट्रांजेक्टरी इक्वेशन। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और जो मैंने अभी बातें आपको समझाई हैं उनको हम यहां अप्लाई करते हुए नजर आएंगे। देखिए अगेन हमारा ये पॉइंट ओ ले लेते हैं। ओके, हमारा ऑब्जेक्ट और इसकी वेलोसिटी हमने यू ली है विद एन एंगल थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है दैट इज u sin थीटा। ठीक है, मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटीज के कंपोनेंट डिवाइड कर लिए हैं, u cos थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड u sin थीटा इन वर्टिकल डायरेक्शन। अच्छा, अब मैं और कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर देता हूं यहां पर। ये O है, ओके, ये O है, दिस इज अ पॉइंट P, this is a point, this is a T, topmost point, this is a point Q, this is a point S, क्योंकि S लेना ठीक नहीं रहेगा, P Q T, T is the topmost point, O P Q T, और we can take R also, that is not correct, क्योंकि रेंज लेना पड़ेगा वहां पर। S, I am taking S point here, ठीक है, दिस इज अ पॉइंट S। ओके, अब क्या करना है, देखो हमको फाइंड आउट करनी है ट्रांजेक्टरी इक्वेशन। ट्रांजेक्टरी की इक्वेशन क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए वो इक्वेशन जो इसके पाथ के बारे में बताए, जो ये पैराबोलिक पाथ चल रहा है, ठीक है, मैंने यहां बताया होगा पैराबोलिक पाथ। ओके, पैराबोलिक पाथ, इस पैराबोलिक पाथ की एक्चुअली में हमको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, इस पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे सर, देखिए मैंने कहा कि जब ये ऑब्जेक्ट या बॉडी को हमने u वेलोसिटी दी तो ये एट अ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम बाद, ओके, लेट ऑब्जेक्ट रीच एट अ पॉइंट P आफ्टर टाइम t। ओके, टाइम t पर वो P पर पहुंच गया और उस समय उसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, उसने कितना कितना चला। ओके, t पार्टिकल कोऑर्डिनेट्स आर x, y। क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, x और y हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ सर, देखो क्या हुआ कि इसमें इसने यहां पर इधर x चला जब ये यहां पर पहुंचा था, और इधर कितना चला, इसने y चला। ठीक है, ये x इसने मूव किया और इधर y मूव किया। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। हाँ, यहां पर हम लिख सकते हैं दिस इज u cos थीटा, दिस इज u cos थीटा, एंड अगेन दिस इज u cos थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं कि ये जो वेलोसिटीज हैं हॉरिजॉन्टल वाली, इनको तो आप आंख बंद करके याद कर लो कि जो भी वेलोसिटी होगी और जो भी एंगल होगा तो u cos थीटा। ओके, अभी हम फोकस है हमारे ट्रांजेक्टरी इक्वेशन पे, तो हम बात करते हैं। देखिए वो यहां से स्टार्ट हुआ, ओके, यहां से स्टार्ट हुआ, उसने हॉरिजॉन्टली x चला और वर्टिकली y चला। तो जो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली की इक्वेशन अलग अलग लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल इक्वेशन, अच्छा, अगर आप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन के बारे में बात करूं तो हॉरिजॉन्टली इक्वेशन हमको x दिया है और t दिया है। क्या दिया है, x दिया है, t दिया है और u मालूम है। तो हमें इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। ओके, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें x दिया है, x मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है इन द x डायरेक्शन, तो x की जगह हम x लिख लेंगे। u की जगह हम क्या लिखें, u की जगह हम लिखेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, दैट इज u cos थीटा, u cos थीटा। अच्छा,
टाइम कितना लगा है, टाइम हमने टी ही लिया हुआ है, देखिए टाइम टी लिया हुआ है तो इसको टी लिख लेते हैं, प्लस 1/2, ओके, प्लस 1/2। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखिए मैंने यहां पर लिखवाई थी अभी, ए की वैल्यू इस केस में 0 है, ठीक है, हमेशा 0 रहेगी, ओके, तो ए की वैल्यू हमने 0 लिखी इंटू टी स्क्वायर। तो यहां से जो वैल्यू आई दैट कम्स टू बी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा टी, ओके, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी। इसको आप एक इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आपको मालूम होना चाहिए क्या आया, एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी आया, ओके। इसी तरह से हम वर्टिकल लिखें, इसी तरह से हम वर्टिकल लिखें। वर्टिकल में अगेन अगर आप समझने की कोशिश करो कि वर्टिकल वाले केस में भी हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, y, ठीक है, किस एक्सेस पे, y एक्सेस पर। तो इस केस में हमारे पास नीचे की तरफ ग्रेविटेशन g लग रहा है, g लग रहा है, ठीक है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, दैट इज y इज इक्वल टू u साइन थीटा t प्लस 1/2, प्लस 1/2। अच्छा, ए की जगह क्या 0 लिख दें, नहीं, अब ए की जगह 0 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि हमारा y डायरेक्शन में मोशन है, तो y डायरेक्शन के लिए हमने एक्सीलरेशन क्या लिया था, क्या होता है, माइनस जी। देखिए यहां पर भी मैंने बताया और यहां पर भी मैंने बना रखा है, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अगर आप देखें तो हमने हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन अलग बना ली और वर्टिकल की इक्वेशन अलग बना ली, मतलब दोनों के मोशंस को अलग अलग लिख लिया है, ठीक है। कई बार आपको ऐसा करना पड़ेगा अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इवन दो फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लेकिन कई बार हमको कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़ता है। अच्छा, ये जो हमारा आ गया, इसमें हमारे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में एक टर्म कॉमन है, कौन सा टर्म कॉमन है, टाइम। तो यहां से हम टाइम की वैल्यू निकालें, ओके। यहां से अगर आप टाइम की वैल्यू लिखेंगे तो मैं यहां पहले लिख देता हूं, t इज इक्वल टू x अपॉन u कॉस थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये टाइम की वैल्यू आ गई, ओके। इस टाइम की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो y इज इक्वल टू u साइन थीटा, ओके, और t को हमने रखा तो x अपॉन कॉस थीटा, ओके। यहां पर ये माइनस है तो माइनस को मैंने इधर ले लिया 1/2, ओके, और g, और यहां पर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई, ओके। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके यहां पर लिख देते हैं, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू u tan थीटा x माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर, ओके, हाफ x। अच्छा, यहां पर देखिए एक टर्म मिस हो गया हमसे, एक टर्म मिस हो गया, दैट इज u, ओके। तो यहां पर जब ये u मिस हो गया है तो ये u और ये u कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर इस वैल्यू को थोड़ा सा और अपडेट कर देते हैं, u मिस हो गया यहां पर, ओके। तो ये u और u कैंसिल हो गया, इट कम्स टू y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ g एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। इस इक्वेशन को आपको याद होना चाहिए, पहले तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए, लेकिन ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है निट के लिए। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये ट्रांजेक्टरी की इक्वेशन है। कई बार क्या होगा क्वेश्चंस में, आपको क्या दिया होगा, आपको सिंपली दिया होगा थीटा की वैल्यू दी होगी, ओके, थीटा की वैल्यू दी होगी और यू की वैल्यू पूछी दी होगी, तो उस केस में आपसे पूछेगा इसकी इक्वेशन बना दो, तो आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू रख दोगे बेटा, जी की वैल्यू आपको आती है, ओके, थीटा की वैल्यू रख दोगे, जी की वैल्यू आती है, यू की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो आप इसको सॉल्व करके इक्वेशन बना सकते हो, ओके, और वो आएगी न्यूमेरिकल के फॉर्म में। लेकिन जनरल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको आपको लर्न कर लेना है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर दिस। नेक्स्ट इज टाइम
टोटल टाइम ऑफ कंप्लीट पाथ। अच्छा, क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए u हमने दिया था, ओके, इस ऑब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट यहां से ट्रेवल करता हुआ यहां के हिट करता है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, ठीक है। हाफ टाइम भी निकालते हैं, लेकिन टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हमको करना क्या चाहिए, देखिए इस केस में और इसके आगे आने वाले केसेस में हमेशा हमको ये देखना है टोटल टाइम निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करें, मोशन की कौन सी इक्वेशन यूज करें। देखिए ये ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, तो इसने एक्चुअली में हॉरिजॉन्टली तो डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है, ओके। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट is 0 in complete motion, ठीक है। पूरे कंप्लीट मोशन में क्या हुआ कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया है, 0 है, मतलब ऊपर भी गया बॉडी और फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो उस केस में वर्टिकल मोशन 0 है, ठीक है। तो हम क्या करें सर, तो इसके लिए आपको इक्वेशन यूज करनी होगी, S is equal to ut plus half of at square, S equal to ut plus half at square। अच्छा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ टोटल टाइम टू कंप्लीट द पाथ, तो इसको मैंने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेट, ठीक है। कैपिटल टी से ही जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल टी से, ओके। तो यहाँ पर लिखा हुआ है S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट S क्या दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट, तो S की वैल्यू हमने 0 कर दी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अच्छा, U क्या लिखे सर, U क्या रखे, U cos थीटा रख दे या U sin थीटा रखें। बेटा इस बात को समझो कि हमने बात की है वर्टिकल के लिए, तो वर्टिकल वाले केस में जो हमारा वर्टिकल वाले केस में जो हमारा वेलोसिटी है दैट इज U sin थीटा है, और हॉरिजॉन्टल वाले केस की जगह क्या होता है, U cos थीटा। तो हम किस में काम कर रहे हैं, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है। तो वर्टिकल वाले में वर्टिकल की ही चीज रखी जाएगी, ओके। तो 0 U की जगह हम लिख देंगे, U की जगह हम लिखेंगे U sin थीटा। अच्छा, T की जगह हम कैपिटल T लिखेंगे यहां पर, प्लस 1/2, A की जगह हम लिखेंगे -G, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशन हमेशा नीचे की तरफ रहता है और हमने साइन कन्वेंशन यूज किए हैं, दैट इज -G इंटू टी स्क्वायर। देख लीजिए कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो, मैंने एक एक स्टेप को करने से पहले आपको बताया। अच्छा, अब देखिए T कॉमन है, तो T या तो आप क्या करते हैं, इस वाले टर्म को हम इधर लेके आ जाते हैं, ये वाला टर्म हम इधर लेके आ जाते हैं। जब ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो जी टी स्क्वायर जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी। बात समझ में आई, ओके। अब क्या करते हैं, इसको और इसको कैंसिल कर देते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे क्योंकि इधर भी टी स्क्वायर इधर टी है। अच्छा, और इसको रीअरेंज करते हैं, तो ये 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और g जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम। एक मिनट, सही नहीं बना, नहीं तो आप t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई g, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई g। ये टोटल टाइम है, ओके। अगर कोई हाफ टाइम पूछ देगा तो इसको आपको हाफ करना पड़ेगा, क्यों, समझने की कोशिश कीजिए। जितना समय इसको ऊपर जाने में लगता उतना ही नीचे जाने में लगेगा। आपने पढ़ा होगा टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इन द केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, तो ये एक्चुअली में मोशन अंडर ग्रेविटी ही है, ठीक है, जब हम केवल वर्टिकल ले रहे हैं, ओके, जब हम हॉरिजॉन्टल नहीं ले रहे। तो अगर कोई हाफ के लिए पूछ देगा तो क्या लिखेंगे आप, t इज इक्वल टू u साइन थीटा बाई जी। क्लियर, चलिए, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट लिखते हैं मैक्सिमम हाइट, ओके, मैक्सिमम हाइट देखते हैं। अगेन ये हमने u लिया हुआ था, इसके कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा
वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा। ओके, ये बात क्लियर होगी। अच्छा, अब इसने कहा मैक्सिमम हाइट। देखो ये हाइट मतलब ऊपर की तरफ, तो मैक्सिमम कहां पर पहुंचा, यहां पर पहुंचा। इस समय पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ठीक है, ये मैंने अच्छे से समझाया। लेकिन ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, अगर हम इस जगह पर u y की वैल्यू की बात करें तो वो हो जाएगी 0, u y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और यही मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि यहां से जाने के बाद क्या हो रहा है, फिर वो बॉडी क्या नीचे की तरफ, इधर की तरफ आ रही है, तो मतलब नीचे की तरफ आने लगी। तो मैक्सिमम हाइट कहां पर है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज h। h भी लिखा होता है कई जगह पर h max लिखा होता है, ठीक है, दिस इज द h max फॉर दिस केस। अच्छा, अब यहां पर हमको क्या करना चाहिए, कौन सी इक्वेशन यूज करें। अगेन समझने की कोशिश कीजिए कि हमारा मोशन इसमें भी वर्टिकल वाले केस में ही हो रहा है, क्योंकि हम वर्टिकली बात कर रहे हैं। ओके, सो इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो आपने कई बार पहले भी यूज किया होगा। एट टॉप मोस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0, एट topmost point velocity इक्वल टू 0। ओके, उसका यूज करते हुए हम मोशन इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन। कौन सी थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने मोशन की थर्ड इक्वेशन पढ़ी है। ओके, मोशन की थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन। ओके, किसके बारे में बात करेंगे, वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वर्टिकल मोशन के बारे में बात समझने की कोशिश कीजिए। जब हम वर्टिकल मोशन के बारे में बात करेंगे तो ऐसे वाले मोशन के बारे में बात करें तो हमको यही वाले सब वेलोसिटी चाहिए। एक वेलोसिटी यहां पर चाहिए, एक वेलोसिटी फाइनल वाली चाहिए, जहां पर हमारा 0 हो रहा है इस वाले पॉइंट पर। तो यहां पर इस वाले को, ठीक है, यहां पर इस वाले को हम 0 रखेंगे, इस वाले को 0, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यहां पर जहां पर इनिशियली जहां से स्टार्ट हुआ था उसका वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा, u sin थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी। एक जगह माइनस जी क्यों रखा, क्योंकि यहां पर भी बेटा जी नीचे की तरफ लग रहा होगा। ओके, एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कई जगह एच लिखा होता है, कई जगह एच मैक्स लिखा होता है। मैं एच मैक्स लिख रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब क्या कर रह गया, अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया। हम इस टर्म को उठाकर इधर लाते हैं तो जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, 2gh मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुई बात। अच्छा, h मैक्स के बारे में बात करें, h मैक्स इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो तीनों फॉर्मूले, एक ट्रांजिटिव का फॉर्मूला, एक टाइम का, और ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। एक चौथा फॉर्मूला और। ओके, सो ये मैक्सिमम हाइट का के बारे में आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं रेंज के बारे में। रेंज ऐसे समझिए कि जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो कितनी दूरी पे जाके गिरी। इसी तरह से जब हमने इस ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी दी विद एन एंगल थीटा, तो इस डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था, u cos थीटा था, और इस डायरेक्शन में u sin थीटा था। इस डायरेक्शन में u cos थीटा था और इस डायरेक्शन में u sin। तो जैसे मैंने कहा फेंका तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो एक्चुअली में दिस इज द रेंज, जहां से चला और जहां वो सरफेस को हिट कर रहा है, दैट इज द रेंज। क्लियर हुई बात। अच्छा, अब इसको समझो सिंपल वर्ड्स में कि हमने पढ़ा स्पीड इज इक्वल टू स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड वेलोसिटी भी और डिस्प्लेसमेंट भी। तो यहां पर एक्चुअली में जो रेंज है ना, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड देन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो रेंज इज इक्वल टू एस, रेंज को आर से डिनोट करते हैं, दैट इज द बेटर, आर
इज इक्वल टू v इंटू टी। ठीक है, स्पीड, मैं एक बेसिक फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला हम बहुत बार यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसी से ये फॉर्मूला निकला है रेंज इक्वल टू। अच्छा, इस केस में हम जो बात करेंगे दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल। अब हमारा वर्टिकल में बात नहीं करनी है, किसके बारे में बात करनी है, हॉरिजॉन्टल के, क्योंकि हमको ये रेंज चाहिए। अच्छा, दैट आर इज इक्वल टू, अच्छा v को हम क्या लिखें, देखो अब हम हॉरिजॉन्टल के बारे में बात करें तो हम हॉरिजॉन्टल ही वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, दैट इज u cos थीटा। अच्छा सर t की वैल्यू क्या होगी, देखो t टोटल टाइम होता है, तो यहां से लेकर यहां तक आने पर जो टाइम लगा था, जो अभी हमने निकाला था, क्या टाइम निकाला था, टाइम निकाला था 2u sin थीटा बाई जी, t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। अच्छा, अब आप अगर इसको ध्यान से देखो तो आपको एक फॉर्मूला याद कराया गया होगा sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहां पर लिख भी देता हूं छोटा सा, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने बेटा मिनट मैं यहां पर लिख देता हूं, जिससे कि नीचे लिख देता हूं। ओके, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने लर्न किया होगा। ओके, तो देखिए ये वाला टर्म को उठाते हैं। ओके, ये वाले टर्म को लेते हैं और ये वाले टर्म को लेते हैं, तो u स्क्वायर हो गया, तो r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये किसका फॉर्मूला हो गया, रेंज का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, रेंज का। अच्छा, ये तो हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला। अच्छा, कई बार हमसे कहा जाता है मैक्सिमम रेंज निकालो, क्या क्या निकालो, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्स। अच्छा, आर मैक्स की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सोचो इस चीज को कि हमको एक बॉल दे दी गई, हमको उसको वेलोसिटी बता दी गई कि इतनी वेलोसिटी से ही फेंकना है और जी हमें मालूम है। ठीक है, तो हम रेंज कैसे बढ़ाएं, तो जैसे साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू या साइन थीटा या 2 थीटा एक ही बात है, 2 थीटा वाले केस में हम कुछ चेंजेस करते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मकसद है, ठीक है, मेन मकसद है इसकी वैल्यू को। ठीक है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। सो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो सकती है, 1 होगी, मैक्सिमम हो सकती नहीं होएगी, u स्क्वायर बाई जी, दैट इज आर मैक्सिमम। ओके, तो इस केस में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, सो यहां से जो वैल्यू आती है थीटा इक्वल टू 45। मतलब एक बात और यहां से कंक्लूड करते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि द रेंज इज मैक्सिमम, तो आपको ये याद रखना है कि थीटा की वैल्यू 45 दे दी गई है आपको। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या दे दी गई है, 45 आपको गिवन है, वो बताएगा नहीं फिर। ठीक है, तो रेंज का एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैक्सिमम रेंज के लिए आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने अपने सभी कॉन्सेप्ट और फॉर्मुलेस को अच्छे से कर लिया। हमारे पास मेनली 4 फॉर्मुले हैं, ट्रांजेक्टरी का, रेंज का, मैक्सिमम हाइट का और टाइम का। ओके, इन फॉर्मुलेस को लर्न करिए और इनके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एवरीवन।